तो मन और चेतना की इस काफी हैरान कर देने वाली दुनिया में चलते हैं आज। आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ये मन है क्या चीज और ये हमारे शरीर से, हमारे ब्रेन से कैसे जुड़ा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप ऐसे ही ज्ञान वाले विषयों और नए आइडियाज को गहराई से समझना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, जिसे कहते हैं मन शरीर की समस्या या माइंड बॉडी प्रॉब्लम। मतलब ये हमारा दिमाग, जो कि मांस और न्यूरॉन से बनी एक फिजिकल चीज है, वो सोच, एहसास, चेतना यानी कॉन्शियसनेस जैसी नॉन फिजिकल चीजों को आखिर पैदा कैसे करता है। क्या ये हमारी फीलिंग्स, हमारे ख्याल, ये सब बस दिमाग में दौड़ते कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं या कहानी कुछ और है? हाँ, ये वाकई फिलॉसफी की सबसे पुरानी और शायद सबसे मुश्किल पहेलियों में से एक है। और ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है ना? ये सीधा हमसे जुड़ा है कि असल में हम क्या हैं। क्या हम सिर्फ ये बॉडी हैं, या बॉडी और माइंड का कोई कॉम्बिनेशन, या कुछ और ही? सदियों से यही बहस है कि भाई ये जो फिजिकल चीज है, हमारा ब्रेन, ये कैसे हमारे अंदरूनी अनुभवों को, हमारे विचारों को, हमारी चेतना को जन्म देता है। ये लिंक कैसे काम करता है, ये आज भी मतलब एक बड़ा रहस्य है। हाँ, ये सोचने ही बड़ा अजीब लगता है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या थ्योरीज आई हैं? सबसे पहले शायद देकार्त का नाम आता है ना, ड्यूलिज्म वाला फंडा। बिल्कुल, रेने देकार्त ने 17वीं सदी में ये द्वैतवाद, ड्यूलिज्म का विचार बहुत मजबूती से रखा। उनका कहना था कि मन और शरीर ये दो बिल्कुल अलग तरह की चीजें हैं। शरीर वो तो एक फिजिकल मशीन जैसा है, स्पेस घेरता है, छू सकते हैं। लेकिन मन, जिसे वो आत्मा या चेतना कहते थे, वो नॉन फिजिकल है। उसका कोई वजन नहीं, कोई आकार नहीं, बस सोचता है, महसूस करता है। उनका वो मशहूर कोट है ना, कॉगिटो अर्गो सुम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उनके लिए ये सोचने की काबिलियत ही हमारे होने का सबसे बड़ा प्रूफ थी, जो शरीर से बिल्कुल अलग थी। सुनने में तो ये एक तरह से इंट्यूटिव लगता है। हम महसूस भी करते हैं कई बार कि हमारा मन शरीर से अलग है। लेकिन आज के विज्ञान के जमाने में क्या ये बात टिकती है, खासकर न्यूरो साइंस के लिहाज से? हाँ, देखिए, यहीं पर द्वैतवाद को सबसे बड़ी चुनौती मिलती है। आज न्यूरोसाइंस हमें साफ साफ दिखाता है कि हमारी मानसिक अवस्थाएं, खुशी, दुख, विचार, यादें, ये सब दिमाग की एक्टिविटी पर बहुत गहराई से निर्भर करती हैं। अगर ब्रेन के किसी हिस्से में चोट लगे या ब्रेन केमिस्ट्री बदल जाए तो हमारी सोच, हमारा बर्ताव, हमारी पर्सनालिटी तक बदल सकती है। दवाइयां असर करती हैं मन पर। ये सब दिखाता है कि मन और शरीर कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर मन एकदम नॉन फिजिकल है तो वो इस फिजिकल ब्रेन और शरीर पर असर कैसे डालता है, और शरीर की हालत मन पर असर कैसे डालती है। ये इंटरैक्शन प्रॉब्लम ये द्वैतवाद के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करता है। अच्छा, ठीक है। तो अगर मन और शरीर दो अलग चीजें नहीं हैं, तो दूसरा नजरिया क्या है? वो शायद जो कहता है कि सब कुछ फिजिकली है, मटीरियलिज्म या फिजिकलिज्म जिसे कहते हैं। हाँ, ये द्वैतवाद का बिल्कुल उल्टा नजरिया है। मटीरियलिज्म या फिजिकलिज्म कहता है कि असल में सिर्फ भौतिक पदार्थ यानी मैटर और एनर्जी ही मौजूद है, बस। इस नजरिए से मन कोई अलग रहस्यमयी चीज नहीं है। ये दिमाग की ही एक्टिविटी का नतीजा है। जैसे डाइजेशन पेट का काम है, सांस लेना फेफड़ों का, वैसे ही सोचना, महसूस करना, चेतना, ये सब दिमाग के फंक्शंस हैं, दिमाग की कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस का नतीजा। जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो मन भी खत्म हो जाता है, सीधा हिसाब। और ये नजरिया आज की वैज्ञानिक समझ के काफी करीब लगता भी है। हाँ, ये बात लॉजिकल तो लगती है। ब्रेन की सारी वायरिंग, केमिस्ट्री, वही शायद हमारी सोच और एहसास पैदा करती है। लेकिन लेकिन क्या ये पूरी कहानी बता पाता है? मुझे लगता है इसमें कुछ मिसिंग है। जैसे वो एहसास, वो अनुभव जो हमें होता है अंदर से। आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आ गए हैं। यहीं पर मटीरियलिज्म सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है। ये तो बता सकता है कि जब हम लाल रंग देखते हैं तो ब्रेन के कौन से न्यूरॉन्स फायर होते हैं, कौन सी प्रक्रियाएं चलती हैं। लेकिन
ये नहीं समझा पाता है कि लाल रंग देखने का जो अनुभव है, वो जो अंदरूनी एहसास, सब्जेक्टिव फीलिंग, वो नीले रंग देखने के एहसास से अलग क्यों है, या चॉकलेट खाने का स्वाद कैसा लगता है। ये जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की क्वालिटी है, जिसे दार्शनिक कहते हैं क्वालिया, उसे सिर्फ फिजिकल प्रोसेसेस से समझाना बहुत बहुत मुश्किल है। मटीरियलिज्म क्या हो रहा है ये बता सकता है, पर कैसा महसूस हो रहा है ये समझाने में थोड़ा अटक जाता है। क्वालिया, हाँ, ये शब्द सुना है मैंने। ये वाकई एक पहेली है। अच्छा, तो हमने दो छोर देख लिए। एक कहता है मन शरीर अलग है, दूसरा कहता है मन बस शरीर यानी दिमाग का ही काम है। क्या कोई और भी नजरिया है? मैंने आइडियलिज्म के बारे में भी सुना है, वो तो शायद और भी अजीब लगता है। अजीब जरूर लग सकता है, क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव से काफी अलग है। आइडियलिज्म भौतिकवाद का एकदम उल्टा है। ये कहता है कि असलियत में चेतना या मन ही फंडामेंटल है, और ये जो फिजिकल दुनिया है ये उसी पर निर्भर है या उसी की रचना है। जॉर्ज बर्कले जैसे दार्शनिकों का तर्क था कि किसी चीज का अस्तित्व तभी है जब उसे कोई मन महसूस कर रहा हो या सोच रहा हो। टू बी इज टू बी परसीव्ड, मतलब कुर्सी, मेज, पेड़, ये सब हमारे मन में मौजूद आइडियाज या एक्सपीरियंसेस के तौर पर ही एग्जिस्ट करते हैं। फिजिकल दुनिया चेतना से पैदा होती है, न कि चेतना फिजिकल दुनिया से। ये नजरिया आज उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम रियलिटी को कितना डायरेक्टली जानते हैं और कितना हमारा मन उसे कंस्ट्रक्ट करता है। बाप रे, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अच्छा, एक और थ्योरी है जिसका जिक्र काफी होता है, खासकर आजकल एआई के जमाने में, फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। ये क्या चीज है? हाँ, फंक्शनलिज्म एक बहुत प्रभावशाली और आजकल काफी रेलेवेंट आइडिया है। ये मन को इस नजरिए से देखता है कि मन क्या है, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो किस चीज से बना है, जैसे कि न्यूरॉन से, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वो क्या काम करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ये मन को एक तरह का सॉफ्टवेयर समझता है जो किसी भी सूटेबल हार्डवेयर पर चल सकता है, चाहे वो हमारा बायोलॉजिकल ब्रेन हो या कोई कंप्यूटर। मतलब कि अगर कोई मशीन दिमाग की तरह काम करने लगे, जानकारी प्रोसेस करे, प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो क्या उसके अंदर भी मन हो सकता है? फंक्शनलिज्म यही संभावना खोलता है। इसके अनुसार अगर कोई सिस्टम, चाहे वो इंसान हो, एलियन हो या कंप्यूटर, किसी खास तरह के इनपुट को लेता है, जैसे दर्द का सिग्नल, और उस पर उसी तरह की प्रोसेसिंग करता है और वैसा ही आउटपुट देता है, जैसे चिल्लाना या दूर हटना, जैसा इंसान का दिमाग करता है, तो हम कह सकते हैं कि उस सिस्टम में भी वो मेंटल स्टेट, जैसे दर्द महसूस करना, मौजूद है। ये नहीं देखता कि अंदर न्यूरॉन्स है या सिलिकॉन चिप्स, बस ये देखता है कि काम कैसे हो रहा है, फंक्शन क्या है। इसीलिए ये एआई रिसर्च के लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये थियोरेटिकली मशीनों में चेतना या मन की पॉसिबिलिटी को मानता है। ये वाकई दिलचस्प है, लेकिन फिर हम उसी क्वालिया वाली प्रॉब्लम पर नहीं आ जाते हैं ना? क्या सिर्फ फंक्शन कॉपी कर लेने से वो अंदरूनी एहसास, वो सब्जेक्टिव फीलिंग भी आ जाएगी? यहीं पर शायद डेविड चॉल्मर्स की कठिन समस्या या हार्ड प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। डेविड चॉल्मर्स ने चेतना की समस्या को दो हिस्सों में बांटा, इजी प्रॉब्लम्स और हार्ड प्रॉब्लम। इजी प्रॉब्लम्स वो हैं जिन्हें विज्ञान धीरे धीरे हल कर सकता है, जैसे दिमाग इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करता है, ध्यान कैसे देता है, यादें कैसे बनाता है, बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है। ये समस्याएं मुश्किल हैं, पर थियोरेटिकली वैज्ञानिक तरीकों से समझी जा सकती हैं। लेकिन हार्ड प्रॉब्लम है कि ये सब प्रोसेसिंग, ये सब फंक्शंस आखिर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या क्वालिया पैदा क्यों करते हैं? क्यों हमें कुछ भी महसूस होता है? व्हाई इज दिस समथिंग इट इज लाइक टू बी? अंधेरे में रहना और रोशनी देखना अलग लगता क्यों है? क्यों सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होती, बल्कि उसका एक अनुभव भी होता है? ये क्यों वाला सवाल, ये अंदरूनी एहसास का स्रोत, यही असली हार्ड प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमारे पास अभी कोई वाकई संतोषजनक वैज्ञानिक या दार्शनिक जवाब नहीं है। फंक्शनलिज्म या मटीरियलिज्म इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये चेतना का सब्जेक्टिव पहलू, ये सब्जेक्टिव अवेयरनेस, यही सबसे बड़ा रहस्य है। अच्छा, मन सिर्फ महसूस नहीं करता, वो चीजों के बारे में भी होता है। जैसे मैं अभी इस माइक के बारे में सोच रहा हूँ या कल की मीटिंग के बारे में चिंता कर रहा हूँ। इस खासियत को क्या कहते हैं? इस खासियत को दार्शनिक इंटेंशनैलिटी कहते हैं। ये मन की वो क्षमता है जिसके जरिए हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी मान्यताएं किसी चीज की ओर डायरेक्टेड होती हैं, किसी चीज के बारे में होती हैं। ये चीजें असली दुनिया में हो सकती हैं, जैसे वो लाल गाड़ी, या काल्पनिक भी,
जैसे मैं एक यूनिकॉर्न के बारे में सोच रहा हूं, या एब्स्ट्रैक्ट भी, जैसे न्याय का विचार। ये इंटेंशनैलिटी मन की एक बहुत ही खास पहचान है। एक पत्थर किसी चीज के बारे में नहीं होता, पर हमारा विचार होता है। ये कैसे होता है? ये भी एक गहरा सवाल है। और हमारी भावनाएं, इमोशंस, वो भी तो मन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। क्या वो सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री है या कुछ और भी है? भावनाएं, इमोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। वो निश्चित रूप से हमारी बायोलॉजी से, हमारी ब्रेन केमिस्ट्री और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस से जुड़ी हैं। जैसे डर लगने पर एड्रेनलिन रश होता है, दिल तेज धड़कता है। लेकिन भावनाएं सिर्फ यही नहीं है। उनका मीनिंग, उनका सिग्निफिकेंस हमारे विचारों, हमारी मान्यताओं, हमारी यादों और हमारे सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर भी बहुत निर्भर करता है। गुस्सा क्यों आ रहा है, प्यार कैसा महसूस होता है, शर्मिंदगी का क्या मतलब है, ये सब सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल से नहीं समझा जा सकता। इनमें एक गहरा अर्थ और अनुभव जुड़ा होता है जो हमारी पूरी जिंदगी को रंग देता है। इन सब बातों से एक और भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मन इतना जटिल है, शरीर से जुड़ा है, बदलता रहता है, तो फिर मैं कौन हूं? ये स्वयं या सेल्फ या पर्सनल आइडेंटिटी क्या चीज है? क्या चीज मुझे आज वही व्यक्ति बनाती है जो मैं 10 साल पहले था, जबकि मेरे शरीर के सेल्स बदल चुके हैं, मेरे विचार बदल चुके हैं? ये पर्सनल आइडेंटिटी का क्लासिक सवाल है, जिसने सदियों से दार्शनिकों को उलझा रखा है। कुछ मानते हैं कि ये यादों की निरंतरता है, कंटिन्यूटी ऑफ मेमोरी। जब तक मुझे अपने अतीत की यादें हैं, मैं वही व्यक्ति हूं। जॉन लॉक ने ये विचार दिया था। कुछ दूसरे मानते हैं कि ये चेतना की एक खास स्ट्रक्चर या साइकोलॉजिकल कनेक्टेडनेस है जो हमें समय के साथ जोड़े रखती है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि कोई एक परमानेंट मैं हो ही? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुक्ता है। कुछ दार्शनिक और खासकर कई पूर्वी दर्शन परंपराएं जैसे बौद्ध धर्म, वो ये तर्क देती हैं कि एक स्थायी, न बदलने वाला स्वयं या सेल्फ जैसी कोई चीज असल में है ही नहीं। ये बस एक भ्रम है, एक इल्यूजन जो हमारे मन ने सुविधा के लिए बना लिया है। उनका कहना है कि हम लगातार बदल रहे विचारों, भावनाओं, अनुभवों का एक प्रवाह है, एक स्ट्रीम, और जिसे हम मैं कहते हैं वो बस इस स्ट्रीम पर लगाया गया एक लेबल है। ये विचार पश्चिमी दर्शन के आत्मा या स्थायी स्वयं के विचारों से काफी अलग है। ये वाकई सोचने लायक बात है कि शायद कोई ठोस मैं है ही नहीं। अच्छा, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है। इससे मन के बारे में हमारे सवाल और भी ज्यादा रेलेवेंट और शायद मुश्किल हो गए हैं। क्या मशीनें सच में सोच सकती हैं? क्या वो कॉन्शियस हो सकती हैं? ये आज के सबसे हॉट क्वेश्चंस में से हैं। क्या एक बहुत एडवांस्ड एआई सिर्फ सोचने की नकल कर रहा है, सिमुलेशन कर रहा है, या वो वाकई समझ रहा है, महसूस कर रहा है? अगर, जैसा कि फंक्शनलिज्म कहता है, मन सिर्फ सही तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का मामला है, तो क्या एक बेहद कॉम्प्लेक्स और पावरफुल कंप्यूटर में चेतना पैदा नहीं हो सकती? दूसरी तरफ, अगर चेतना किसी खास बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर या क्वालिया जैसे गुणों पर निर्भर करती है, तो शायद मशीनें कभी कॉन्शियस नहीं हो पाएंगी, चाहे वो कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना लगे। ये बहसें हमें फिर से सोचने पर मजबूर करती हैं कि मन होने का, सचेत होने का असली मतलब क्या है। और ये सिर्फ तकनीकी सवाल नहीं है, इनके एथिकल पहलू भी बहुत गहरे हैं। अगर एआई सचेत हो सकता है, तो उसके अधिकार क्या होंगे? बिल्कुल, ये सवाल हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी इंसानियत की परिभाषा पर भी दोबारा सोचने को मजबूर करते हैं। अच्छा, हमने ज्यादातर पश्चिमी दार्शनिक नजरियों की बात की। क्या पूर्वी दर्शन जैसे भारतीय या बौद्ध दर्शन मन को लेकर कुछ अलग या खास बातें कहते हैं? हाँ, जरूर। पश्चिमी दर्शन में अक्सर मन और शरीर के बीच के द्वैत, डुअलिज्म, या उनके रिलेशनशिप पर ज्यादा जोर रहा है, जबकि कई पूर्वी परंपराएं जैसे हिंदू धर्म में वेदांत और योग, या बौद्ध धर्म, वो चेतना की प्रकृति और उसकी एकता, यूनिटी, पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती हैं। जैसे कि वेदांत में आत्मा और ब्रह्म की बात होती है। हाँ, जैसे अद्वैत वेदांत में व्यक्तिगत आत्मा यानी हमारी अपनी चेतना या स्व, और ब्रह्म यानी परम वास्तविकता या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को अल्टीमेटली एक ही माना जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, का विचार इसी एकता को दिखाता है। यहाँ चेतना को ब्रह्मांड का आधार माना गया है। वहीं बौद्ध धर्म में, जैसा हमने पहले बात की, अनात्मन या नो सेल्फ का सिद्धांत है, जो एक स्थायी स्वतंत्र स्व के विचार को ही नकारता है।
ये मन को लगातार बदलने वाली प्रोसेसेस के समूहों के रूप में देखता है और दुख से मुक्ति के लिए इस स्व के भ्रम को समझना जरूरी मानता है। ये परंपराएं अक्सर ध्यान, मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन पे जोर देती हैं ताकि मन की प्रकृति को सीधे अनुभव किया जा सके, न कि सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझा जाए। तो ये पूर्वी नजरिया मन को समझने का एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है जी, जो शायद सिर्फ लॉजिक से ज्यादा एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि मन को समझना सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ये हमारी जीने के तरीके, हमारे वैल्यूज और शायद हमारी स्पिरिचुअल खोज से भी जुड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो मन का दर्शन हमें अपने होने के, अपने अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवालों से रूबरू कराता है। कॉन्शियस होने का, सोचने का, महसूस करने का, मैं होने का आखिर मतलब क्या है? ये सवाल सिर्फ दार्शनिकों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए मायने रखते हैं। बिल्कुल, चाहे हम इसे विज्ञान की नजर से देखें या धर्म की या अपने रोजमर्रा के अनुभवों से। मन एक ऐसा रहस्य है जो हमें लगातार चुनौती देता है, हैरान करता है और शायद प्रेरित भी करता है। और जैसे जैसे हम एक ऐसे युग में आगे बढ़ रहे हैं जहां मशीनें सोचने की क्षमता दिखा रही हैं और इंसान शायद अपनी बायोलॉजिकल सीमाओं को भी पार करने की सोच रहा है, ये सवाल और भी ज्यादा सेंट्रल हो जाता है। मन की असली प्रकृति क्या है और क्या हम इसे कभी पूरी तरह समझ पाएंगे? ये शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। आज की ये बातचीत वाकई बहुत बहुत गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली थी। हम चाहेंगे कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी इस पर विचार करें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, आपके ख्याल में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई कभी इंसानी चेतना या भावनाओं को सच में हासिल कर पाएगा? क्या मशीनें सिर्फ नकल करेंगी या उनमें असली एहसास, असली फीलिंग्स पैदा हो सकती हैं? आपकी क्या राय है इस पर? और हाँ, जैसा कि आपने ये पूरी चर्चा सुनी है, आप यहां तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको भविष्य में आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषयों पर जानकारी मिलती रहेगी। देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।